हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आपको दो चैप्टर्स थे वो हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है आपका निर्धनता एक चुनौती। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपका जो इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें वो पूछा है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। जो पॉवर्टी लाइन है, निर्धनता रेखा है, उसका आकलन किस तरीके से किया जाता है। देखिए, एक निर्धनता रेखा है, तो रेखा मतलब लाइन है कि एक लाइन है जिसके नीचे अगर कोई व्यक्ति आता है, लाइन मतलब कोई ऐसे जो बनाई हुई लाइन ये वाली नहीं, आर्थिक रूप से अगर कोई सक्षम नहीं है उतने जो चीजें या इनकम के बेसिस पे देखें कि एक व्यक्ति जो है इतनी भी इनकम जो है जनरेट नहीं कर पा रहा है, उसकी आय जो है उतनी भी नहीं हो, उससे कम हुआ है, तो वो जो है निर्धनता रेखा से नीचे आता है। भारत में किस तरीके से हम करते हैं आकलन। भारत में निर्धनता रेखा का जो मापन किया जाता है, गणना की जाती है, वो जीवन निर्वाह के आवश्यक कारकों को देख कर किया जाता है। यानी जो जीवन के मूलभूत जो चीजें हैं जो एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हैं, उनको देख कर किया जाता है। जैसे क्या है, भारत भोजन की न्यूनतम आवश्यकता होती है, वस्त्र हैं, जूते हैं, ईंधन और प्रकाश, शिक्षा और चिकित्सक आवश्यकता है। इन सभी को जो है क्या किया जाता है, इनकी भौतिक मात्राओं को उनकी कीमतों से गुणा किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, भोजन की आवश्यकता का वर्तमान जो सूत्र है वो वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। जैसे अगर हम देखें 1999 से 2000 के मध्य जो गरीबी रेखा से नीचे उन्हें माना गया जो 328 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर नहीं है जिनके पास, और वहीं जो है शहरी क्षेत्र में देखें तो शहरी क्षेत्र में 454 रुपए प्रति माह अगर कोई व्यक्ति की इनकम नहीं है तो वो जो है गरीब रेखा से नीचे माना गया। तो इस राशि से अधिक कमाने वालों को जो है गरीब रेखा से ऊपर माना जाता है, और वहीं जो इस आय से कम जो अगर किसी की आय है तो उसे गरीब रेखा से नीचे माना जाता है। तो ये जो है रहे हमारे निर्धनता रेखा के आकलन किस तरीके से किया जाता है। ये जो है मापन करने के लिए कुछ जो है हमने कारक रखे, उन कारकों की उनकी कीमतों से गुणा की जाती है, और इसी के साथ साथ जो है कुछ जो है आंकड़े भी दिए गए 1999 से 2000 जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। इस चैप्टर में यही आंकड़े दिए हुए हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं 1999 का और 2000 तक का। इससे आगे भी अब आंकड़े आ चुके हैं, परंतु अभी हम आपकी पुस्तक के अनुसार ही चल रहे हैं। एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी जैसे अपडेट करेगी उसके साथ साथ आपके उसमें भी अपडेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इसी से संबंधित पूछा जाएगा। 328 रुपए था ग्रामीण क्षेत्र में और 454 रुपए था शहरी क्षेत्रों में। अगर इससे नीचे किसी की आय है तो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। यह है हमारे भारत में जो गरीबी रेखा का आकलन इस तरीके से किया जाता है। अब ये जो आकलन हमने गरीबी रेखा की जो बात की, तो ये जो आकलन है क्या ये वर्तमान तरीका सही है। अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि यह तरीका सही है जो अभी हमने पीछे देखा कि हम जो है आय के आधार पर जो हमने बात की कि 324 रुपए जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति जो है प्रतिमाह कमा लेता है और 454 जो है शहरी क्षेत्र में, तो अगर इससे कम होती है तो वो जो है हमने मान लिया कि गरीबी रेखा से नीचे। पर क्या है ये जो जिस तरीके से आकलन किया गया क्या ये सही है। ये आकलन किस पैमाने पर किया गया, ये आर्थिक रूप से किया गया। क्या सिर्फ आर्थिक रूप से ही एक व्यक्ति गरीब होता है और चीजों से नहीं होगा। तो ये बात जो है निकल के आई कि आर्थिक रूप से ही अगर हम आकलन करेंगे तो वो गलत तरीका है। और इसमें हम बात करने वाले इस क्वेश्चन में कि और क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि वर्तमान पद्धति जो है उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किस पे केंद्रित है, वो आर्थिक कारक पे केंद्रित है। जी, जीवन के उचित स्तर के बजाय वहां पे न्यूनतम चीज पे, मतलब न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, सिर्फ इसी पे फोकस किया गया है। न्यूनतम भोजन की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, सिर्फ इसी पे फोकस किया है। इसलिए वो जो है सही नहीं है और केवल आर्थिक कारकों तक ही सीमित है। इन्होंने जो है इसमें जो है आर्थिक कारकों तक ही सीमित थी, इसलिए वो सही नहीं है। विकास के साथ साथ गरीबी की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। अवधारणा जो इसकी अवधारणा मानवीय गरीबी को विस्तृत हो गई है। कुछ लोग जो है अपना सिर्फ पेट भरने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे शिक्षा के बिना, आश्रय के बिना, स्वास्थ्य देखभाल के बिना और नौकरी की सुरक्षा के बिना, आत्मविश्वास के बिना, सामाजिक समानता के बिना उन्हें गरीब माना जाता है। अब अगर गरीबी को सही मायनों में
जो है दूर करना है, तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, तो हमें ना केवल उनकी आय बढ़ानी होगी, बल्कि हमें किस किस चीज पे, शिक्षा, आश्रय, स्वास्थ्य, उनकी नौकरी, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ हम आय पे ही केंद्रित ना रहे हैं। अगर सरकार जो है कार्य कर रही है, व्यक्ति जो है अपने लेवल पे कार्य कर रहे हैं कि उनकी जो है इनकम बढ़ गई, जो सरकार ने डिसाइड की 324 और 454 रुपए, अगर वो ऊपर उससे पहुंच जाते हैं, क्या वो सिर्फ उसी से ऊपर हो जाना वो गरीबी रेखा से ऊपर हो गए? नहीं, जो और भी सारी चीजें हैं, शिक्षा है, अगर वो शिक्षित होंगे तो वो वैसे ही जो है, एक तो उनकी शिक्षित होंगे, कौशल होगा उनके पास, तो उनके इनकम तो वैसे ही जनरेट हो जाएगी। स्वास्थ्य से वो अगर स्वस्थ रहेंगे तो वो कुछ कार्य आसानी से कर सकते हैं। आश्रय हो, उनके पास रहने के लिए भी तो जगह हो। अगर वो जो है किसी फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं और वहां से ही अपना जीवन यापन करें, क्या वो जो है गरीबी रेखा से फिर नीचे नहीं आएंगे? अगर वो 500 रुपए पे पहुंच जाए तो क्या वो फिर भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएंगे? तो आएंगे, क्योंकि उनके पास आश्रय तो है ही नहीं। बेसिक नीड्स में आश्रय भी तो आना चाहिए था, और नौकरी की सुरक्षा भी होनी चाहिए, फिर सम्मान भी मिलना चाहिए ना, उनकी गरिमा जो है, ये सब सारी चीजें भी होनी चाहिए। जो हम अदर पॉइंट डिस्कस करें, तभी हम मानेंगे कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है व्यक्ति। सिर्फ आय के आधार पर यह कह देना कि आय के आधार पर वो जो है गरीब और अमीर, यानी गरीब रेखा से नीचे और गरीब रेखा से ऊपर, वो गलत होगा। इन सभी पॉइंट्स को भी हमें देखना होगा उसके साथ साथ। तो यही था कि वर्तमान तरीका सही नहीं है, उसके साथ साथ हमें इन पॉइंट्स को भी देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में 1993 में निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करनी है हमें। अब जो निर्धनता के जो हमारे जो आंकड़े आए, जो 1947 में किस तरीके से थी, 1993 में क्या हुआ, उसके बाद उसी पे ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आंकड़े के अनुसार भारत में गरीबी का अनुपात अगर 1973 में देखें, 1973 में 55% था, यानी 55% था, और 1993 में 36% तक हो गई। यानी कि क्या हो रहा है, 55% से अब जो है गरीबी 33% पे आ गई, 36% पे, यानी कि गरीबी में जो है कमी आई परसेंटेज में। और ये 2000 में क्या हुआ, 2000 में 26% रह गई, और उसके बाद ये 26% पे आ गई, यानी कि गरीबी में जो है कमी आती जा रही है प्रतिशत में। तो यद्यपि पहले 2 दशकों में जो है, यानी कि 1977 से 93 में देखें, तो ये जो है अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से देखें, तो कमी हो रही है यहाँ पे, पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 320 मिलियन यानी 32 करोड़ के करीबन ही रही। जो जनसंख्या थी जो गरीबी रेखा से नीचे थी, वो 32 करोड़ ही रही। लेकिन अगर 2000 में देखें तो गरीबी की संख्या में उल्लेखनीय परिवर्तन आया, क्योंकि उस समय जो है 26 करोड़ जनसंख्या जो है अब गरीब रह गई। पहले कितनी थी, 32 करोड़, अब 26 करोड़ रह गई, यानी 6 करोड़ के करीबन जो है उसमें कमी आई। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा जो गरीबी का अनुपात रहेगा वो ज्यादा रहेगा शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि आय प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। आप छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं, एक ठेली लगा सकते हैं, आप जो है कुछ छोटी सी चीजें भी बेच सकते हैं। पर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में ही संलिप्त रहते हैं वो मजदूर, जो कृषि मजदूर हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारे चीजें उपलब्ध नहीं है जिससे वो आय जनरेट कर सके। पर शहरी क्षेत्रों में वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में जो है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अगर रेशो देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा गरीबी का अनुपात आपको मिलेगा हमेशा। और यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो अगले कुछ वर्षों में जो है ये 20% से भी कम हो जाएगी। हमारे यहाँ पर जो परसेंटेज है गरीबी का, वो 20% से भी नीचे आ जाएगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1973 से 1973 में जो 55% था, उसके बाद 1993 में 36% पे आया, परंतु इसमें जो है 32 करोड़ ही रही जो जनसंख्या थी। संख्या के आधार पर देखें तो उसमें कोई कमी नहीं आई। परंतु जब अगर नेक्स्ट 2000 में देखें, यानी 2000 में देखें, 1993 के बाद, तो 7 वर्ष में जो है वो 26 करोड़ पे पहुंच गई, 26 करोड़ पे पहुंच गई। तो यानी कि उसमें जो है जनसंख्या में भी कमी आई, प्रतिशत तो कम हो ही रहा था। अगले कुछ वर्षों में इसी तरीके से भारत अगर प्रगति करता है तो 20% से नीचे जो जनसंख्या में जो गरीबी है, हमारे भारत में जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, वो और प्रतिशत कम होता चला जाएगा। तो यही इसमें जो है 1993 में निर्धनता की प्रवृत्तियों पर जो चर्चा थी उसमें यही था। 1973 में क्या थी, 55% थी, 1993 में जो है वो 36% पे आई, परसेंटेज में तो कमी आई, परंतु जनसंख्या के आधार पर कोई कमी नहीं आई, वो 32 करोड़ के लगभग आसपास में ही रही। और उसके बाद जो है 2000 में क्या होता है कि वो जो है 26% पे आ जाती है, और साथ ही साथ जो है जनसंख्या में 32 करोड़ से 26 करोड़ जनसंख्या ही रह गई जो निर्धनता रेखा से नीचे थी। वही इसमें बात की गई है। और एक चीज और इसमें कि शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या में देखें तो निर्धनता जो है अनुपात में देखें तो जो शहरी जनसंख्या है उसके अनुपात में देखें
तो ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा जो है उसमें गरीबी रेखा से नीचे लोग पाए जाते हैं। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्धनता के कारण क्या है? आखिर भारत में जो है निर्धनता जो है क्यों है, उसके कारण क्या रहे? तो भारत में निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं। अब जो है एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्या क्या कारण है। पहला है औपनिवेशिक शोषण। अगर हम बात करें हमारे इतिहास में लगभग 200 साल पहले तक की बात करें, जैसे जब ब्रिटिशर्स का आना हुआ भारत में, उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो है जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा उत्पाद था, चाहे कपास हो चाहे नील हो, ये सारी चीजें जो है यहाँ से एक्सपोर्ट की यानी निर्यात की ब्रिटेन में। और वहां से जो बना हुआ माल था यानी जो कपड़ा जो बने हुए थे वो यहाँ पर बेचना। तो भारत को किस तरीके से यूज किया उन्होंने, बाजार के तौर पर, और यहाँ से जो है कच्चा माल वहां पर लेके गए। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर जो कारीगर थे, जो यहाँ पर जो लोग बनाते थे, छोटे यानी लघु उद्योग कहें उन्हें, उसके तौर पर जो निर्माण किया जाता होगा कपड़ों का, वो वस्त्र निर्माण उद्योग, वो सब बंद हो गए। तो उससे क्या हुआ, अगर वो बंद हो गए तो अब जो उनका जो आय थी वो उसमें भी कमी आई, और उसके साथ साथ गरीबी में जो है बढ़ोतरी होती चली गई। तो ये भी जो है एक कारण रहा। औपनिवेशिक शोषण में हमने बात की, तो हस्तशिल्प में जो है वो पूरी तरीके से नष्ट होता चला गया। अब जो निर्धनता के प्रमुख कारणों में सेकंड पॉइंट है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट, अब क्या हुआ, जो है जनसंख्या की वृद्धि, जैसे अगर हम देखें 1947 जब भारत आजाद हुआ तब लगभग जो है 30 करोड़ के आसपास जो है जनसंख्या थी, पर वर्तमान में अगर 2025 में देखें वहीं हमें दिख रहे 140 करोड़ जनसंख्या, जो कि अब विश्व में सबसे ज्यादा किसी देश में जनसंख्या है। तो जनसंख्या की वृद्धि भी जो है एक जो है गरीबी के कारणों में जो है शामिल हो गए, गरीब का एक कारण के रूप में शामिल होगा। क्योंकि जनसंख्या की जो वृद्धि होगी उससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ संसाधन है उन पे भी तो दबाव पड़ेगा। अब यहाँ पर जो कृषि क्षेत्र है जहाँ पर खेती की जाती है उस पे जो है जनसंख्या अगर बढ़ती चली जाएगी तो उत्पादन तो उतना ही हो रहा है। उत्पादन में अगर हम टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं तो भी जो है हम उत्पादन इतने तौर पे तो नहीं बढ़ा सकते कि एक साथ जनसंख्या की पूर्ति हो जाए। तो उसकी वजह से भी जो है गरीबी बढ़ती है। तो भोजन, नौकरियां, संसाधनों में भी जो है मांग की वृद्धि हुई और आपूर्ति क्या थी, वो सीमित थी। तो यही कारण रहा एक। फिर नेक्स्ट जो है कारणों में धीमी आर्थिक वृद्धि। भारत में जो है जो आर्थिक वृद्धि रही वो बहुत धीमी रही, उसके कारण भी बहुत सारे रहे। जैसे हमारे जो है युद्ध भी हुए, जो भारत से चीन का युद्ध हुआ, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो युद्ध के पश्चात जो है जो आर्थिक वृद्धि होती है उसमें भी बहुत कमी आती है। तो वो भी एक कारण रहा जिसकी वजह से हम जो है अभी भी गरीबी से उभर नहीं पाए भारत। अगला बेरोजगारी और बेरोजगार, अल्प रोजगार और बेरोजगारी। जो बेरोजगारी है, अगर किसी व्यक्ति जो है जो एक सक्षम व्यक्ति है और उसके पास शिक्षा भी है, अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी होगी। और बेरोजगारी की वजह से क्या होता है कि अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसके पास आय नहीं होगी, और आय नहीं होगी तो फिर वो धीरे धीरे गरीबी रेखा में नीचे चले जाएगा, गरीबी रेखा से। और अल्प रोजगार क्या होता है, अल्प रोजगार मतलब उसे पूरी तरीके रेगुलर जो है रोजगार ना मिले किसी व्यक्ति को। अब जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, आपने जो है शहरों में चौराहों पर देखे होंगे, उनको जो है किसी दिन रोजगार मिलता है किसी दिन नहीं मिलता है। तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा के से बिल्कुल एकदम टच बॉर्डर पे ही रहते हैं। अगर उन्हें रोजगार रेगुलर मिल जाए तो वो जो है उनके जो भोजन की आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो जाएगी। और वहीं जो है अगर उन्हें रोजगार नहीं मिले, अगर मान लीजिए उसे एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, इसी तरीके से 10 दिन हो जाए तो वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो है फिर वो भी जो है एक कारण है हमारे अल्प रोजगार, आय की असमानता। अब देखिए कुछ लोगों के पास जो है इतने संसाधन है कि उनमें उनकी उतनी उन्हें आवश्यकता भी नहीं होती, और वहीं दूसरी तरफ जो है लोगों के पास जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं एक मानव की, एक व्यक्ति की, वो भी पूरे नहीं कर पाते। तो गरीब जो है इतना गरीब होता चला जाता है कि वो जो है फिर उभर ही नहीं पाता उससे। और अमीर जो है फिर उनके पास इतने ज्यादा संसाधन है कि उन्हें उतनी आवश्यकता नहीं होती। धन का असमान जो है वितरण है, अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब ही रहते हैं। ये भी एक कारण है जो कि निर्धनता के कारणों में आता है। कृषि की कम उत्पादकता। अब कृषि में जैसे जिन लोगों के पास, जैसे भारत में जो है 60-70% लोग कैसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब अगर उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो क्या वो ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे? क्या उनके घर में ट्रैक्टर होंगे? क्या उन्होंने जो है अलग से कुएं लगवाए हुए होंगे अपनी सिंचाई के साधन के रूप में? क्या वो जो है फिर कैसे होगी उनकी जो है सिंचाई के लिए जो है वो किससे निर्भर होंगे? वर्षा पे निर्भर होंगे। वहीं जो है ट्रैक्टर की जगह वो किसका प्रयोग करेंगे? बैल का प्रयोग करेंगे, और वो जो है लकड़ी के हल का प्रयोग करेंगे। क्या उससे उत्पादकता बढ़ेगी? नहीं, उत्पादकता में इतनी तो वृद्धि नहीं हो पाएगी।
इसी तरीके से वो जो है क्या फिर वो उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे? नहीं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि फर्टिलाइजर्स मार्केट से खरीद सके। तो यही कारण है कि उनकी उत्पादकता पुरानी तकनीकों के कारण वो बढ़ नहीं पाएगी, और इससे जो है उनकी आय में कमी आएगी, और आय में कमी आएगी तो वो भी गरीब गरीब रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आय नहीं बढ़ेगी तो फिर वो दोबारा जो है उसी चक्कर में फंसते हुए चले जाएंगे। ये आय नहीं होगी तो फिर दोबारा जो अगली खेती होगी उसमें भी जो है इसी तरीके से चलता चला जाता है। शिक्षा और कौशल की कमी। अब जो है हमारे यहाँ जो है स्किल पे अगर हम काम करें, हमारे देश में अगर स्किल पे काम किया जाए तो हमारे जो युवा है उसके पास रोजगार होगा, और रोजगार होगा तो उसके पास आय होगी, आय होगी तो फिर वो गरीबी रेखा से निकलते हुए चले जाएंगे। यहाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ गड़बड़ियां हैं कि वो जो है कौशल पे ध्यान नहीं देती। हम शिक्षित तो हो रहे हैं पर कौशल नहीं है हमारे पास, और कौशल नहीं है तो हमारे पास फिर आय जनरेट करने के लिए कुछ संसाधन नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है फिर गरीबी जो है निर्धनता रेखा से जूझ रहे हैं, यानी गरीबी से जूझ रहे हैं। सामाजिक बाधाएं भी हैं, जैसे जाति व्यवस्था, भेदभाव, पुरानी परंपराएं, उत्तराधिकार कानून। इनके कारण भी जो है ये क्या करते हैं, अवसरों को सीमित करते हैं कुछ लोगों तक, और जिसकी वजह से जो समाज का एक वर्ग जो है पूरी तरीके से वंचित होता चला जाता है। वैसे तो अगर हम देखें तो संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए ताकि जो है अवसर की समानता, जैसे आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात करता है, उसके अनुसार जो है सभी को समान अवसर मिले, ताकि वो जो है जो आपकी कोई भी पोस्ट निकले, सरकार अपनी तरफ से कोई भी पोस्ट निकालती है, सरकारी नौकरी निकालती है, तो उसमें सभी को अवसर की समानता मिले। परंतु फिर भी जो है जो व्यक्ति अगर शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्या वो अवसर की समानता का यूज कर पाएगा? तो यहाँ पर जो है फिर वो जो है बाधाएं भी, सामाजिक बाधाएं भी उन्हें रोकती हैं। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि कुछ वस्तुओं की जो है, अब जैसे आप देखें 2020 में जो तेल के अगर जो हम खाने में यूज करते हैं तेल, वो 100 रुपए के लीटर के आसपास था, और आज आप उसे खरीदेंगे तो 150 से ऊपर मिलेगा। तो क्या एक गरीब व्यक्ति जो तेल, अगर हम सब्जी में जो ठोंकते हैं, छौंका लगाते हैं, उसमें तेल का उपयोग करते हैं, अब वो इतनी ज्यादा, अगर 5 साल में लगभग वो जो है 100% पे पहुंच जाए, वो लगभग अब जो है 100 से 200 तक पहुंचने वाला है। तो अगर 100% की वृद्धि हो जाएगी उसकी जो प्राइस में, तो फिर वो हर व्यक्ति तो खरीद नहीं पाएगा। तो इन्फ्लेशन भी फिर जो है गरीबी, उसकी गरीबों की क्रय शक्ति में कमी लाता है, जिसकी वजह से फिर वो और गरीबी में जो है जाते चले जाते हैं। भ्रष्टाचार और खराब शासन। अब जो है अगर जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है उनका पूरी तरीके से जो है इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा, तो वो जो गरीब है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। तो इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन भी होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है उसे देखना होगा कि वो जो है जमीनी स्तर पर वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी जो है हम निर्धनता से बाहर निकाल पाएंगे भारत को। तो ये सभी जो है भारत में जो है निर्धनता के प्रमुख कारण रहे, जिन पे अभी हमने चर्चा की। आप जो है इनमें से पॉइंट्स याद रखेंगे, ताकि आप जो है अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि गरीबी रेखा जो निर्धनता है उसके प्रमुख कारण क्या है भारत में निर्धनता के कारण, तो आप बता सकें। इस 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट में से आप जो है जितना ज्यादा हो सके उतना याद रखें। और वैसे तो आपको एक सीरीज में याद करेंगे तो धीरे धीरे याद भी आते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करनी है जो भारत में गरीबी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। तो भारत में गरीबी के प्रति संवेदनशील कौन से हैं? जो, जैसे हम बात करते हैं जो SC या ST या फिर अन्य जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, और इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है ग्रामीण क्षेत्र के वो गरीब लोग भी काउंट होंगे। ऐसी तरीके से शहरी क्षेत्र में भी जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वो भी काउंट होंगे। तो वो सभी जो है गरीबी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। आइए उसके बारे में एक बार आंसर में भी देख लेते हैं। गरीबी से सबसे प्रभावित जो सामाजिक समूह है, देखिए उन्होंने पहले सामाजिक समूह पूछा। सामाजिक समूह में कौन रहेगा? अनुसूचित जाति के परिवार और अनुसूचित जनजाति के परिवार। ये जो है सामाजिक समूह है हमारे भारत में, जो कि जो है गरीबी से अधिक, सबसे अधिक संवेदनशील है गरीबी के प्रति। और वहीं जो है आर्थिक समूह की बात करें, यानी आय के आधार पर बात करें, तो ग्रामीण कृषि श्रमिक, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास जो है जमीन नहीं है अपनी, वो जो है मजदूर के तौर पर, ग्रामीण मजदूर के तौर पर जो किसान जो है मजदूरी करता है, अन्य जो बड़े किसान हैं उनके हैं। तो एक तो वो हो गए जो गरीबी के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। और वहीं जो है शहर में, इसी तरीके से शहर में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो क्योंकि उन्हें किसी दिन जो है वो मजदूरी मिलेगी, किसी दिन नहीं मिलेगी, किसी दिन उन्हें काम मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, तो वो भी जो है गरीबी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। तो ये आपको दो जो है
पॉइंट्स याद रखना है कि गरीबी से सामाजिक समूह कौन से हैं, वो अनुसूचित जाति और जनजाति हो गए, और वहीं जो है आर्थिक समूह कौन से हैं, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार हो गए, और शहरी आकस्मिक श्रमिक परिवार यानी दिहाड़ी मजदूर हो गए। तो ये जो है आपको इस पॉइंट में इसमें समझ में आया होगा कि जो सामाजिक और आर्थिक समूह जो हैं कौन कौन से हैं। सामाजिक समूह में SC/ST हो जाएंगे, और आर्थिक समूह में ग्रामीण और शहरी जो श्रमिक हो जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो अंतरराज्य निर्धनता, भारत में जो अंतरराज्य निर्धनता है उसके कारण बताने हैं कि भारत के जो राज्य हैं उनमें हम देखेंगे किस, जो अभी तो हमने पढ़ा कि पूरे तरीके से भारत में निर्धनता रेखा से किन व्यक्ति को हमने कम, अगर इतनी आय नहीं है तो उससे नीचे वाले निर्धनता रेखा से नीचे हैं। पर इसमें जो राज्य हैं, राज्य में भी जो है हमें डिफरेंसेस दिखाई देंगे, असमानता दिखाई देगी। कुछ राज्य जो है निर्धनता रेखा से काफी ऊपर हैं, कुछ राज्य नीचे हैं। अब वो कैसे कैसे हैं उन पे बात, जैसे इस मैप में भी अगर देखें तो 2023 का मैप है नीति आयोग का। इसमें आप देख रहे होंगे जो रेड से मार्क हैं वो गरीबी रेखा से बहुत 20% से ऊपर है, जैसे हमारा बिहार, उड़ीसा और लगभग उत्तर प्रदेश और MP भी इसमें 15 से 20% जो जिनकी जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं जिनकी जनसंख्या। इसी तरीके से राजस्थान भी आएगा। पर अगर हम देखें हमारा नॉर्थ इंडिया यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला एरिया, और वहीं जो है हम अपना केरल को देखें, गोवा को देखें, जो कि जो है जिसमें 1% से भी कम जो आबादी है जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये जो है असमान जो है वितरण आपको दिखाई देता है गरीब निर्धनता में। तो अब इसमें देखें 70 के दशक में जो शुरुआत हुई थी तो हर राज्य में गरीबी में कमी आई थी, लेकिन जो गरीबी कम करने की जो सफलता दर रही वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रही। जैसे 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है गरीबी का अनुपात राष्ट्रीय औसत से 26 से कम रहा। औसत जो कितना रहा उनका 26 रहा, 26%। और वहीं जो है गरीबी का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक कहाँ कहाँ रहा, उड़ीसा और बिहार में, जिसमें हमने बात की एक जगह 47% और एक जगह 43%, यानी उड़ीसा में 47% और बिहार में 43%। तो ये जो है सबसे गरीब राज्य बने हुए हैं अभी भी, और इनमें जो है ग्रामीण और शहरी दोनों तरीके की जो जनसंख्या है उसमें काफी अधिक है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये जो पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो हैं गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई। इन्होंने जो है गरीबी पे काम किया और इनके यहाँ पर इन राज्यों में गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट भी आई। अब गिरावट किस तरीके से आई, क्योंकि इन्होंने किस चीज पे काम किया, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली थी, मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया इन्होंने, उच्च कृषि विकास पर ध्यान दिया और भूमि सुधार उपाय पर ध्यान दिया, जिसके कारण जो है ये जो राज्य हैं इसे गरीबी से उभार पाए अपने राज्यों को, और वहीं जो है कुछ राज्य जो है उससे बाहर निकल नहीं पाए। और इसका और भी कारण देखिए, बिहार जैसे जो राज्य है वहां पर जो है आय के स्रोत जो है बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वो भी कारण है जिस वजह से बिहार की जो है जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से ज्यादा नीचे है। जैसे यहाँ पे 43% बताया हुआ है कि वहां पर जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अन्य राज्यों में जैसे अब उत्तर प्रदेश में भी यही कारण रहेगा एक, कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो 20 करोड़ के आसपास है, और वहीं जो है यूरोप के कुछ जो देशों को मिलाकर तब जाके 20 करोड़ बने। तो जनसंख्या भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कारणों में कि जो गरीबी के, भारत में गरीबी के कारण है उसमें जनसंख्या भी एक कारण है, और वो यहाँ पर हमें दिखेगा जो असमान वितरण हो रहा है उसमें भी एक कारण ये भी रहेगा। और पॉलिसीज को लेकर तो होगा ही, जनसंख्या के कारणों में हमने पॉलिसीज भी पढ़ा, इसमें पॉलिसीज अगर एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं की जाएंगी तो भी जो है जनसंख्या जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रहेगी, तो वो भी एक कारण हो सकता है यहाँ पर। तो जितने भी आपको ने कारण देखे, अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, एक राज्य को देखकर उन्हें देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि कोई राज्य क्यों जो है अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब उसमें जो प्रतिशत है गरीबी रेखा से नीचे वालों को ज्यादा है और वहीं दूसरे राज्यों में कम है। जैसे गोवा में या फिर केरल में देखें तो क्यों हार पाए अपने यहाँ पे। तो अब गोवा में जो है या फिर अगर हम केरल में देखें तो उन्होंने जो है शिक्षा पर भी काम किया, उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य पर भी काम किया, और वो इसी वजह से जो है अपनी जनसंख्या में जो गरीबी रेखा से नीचे वाले थी उसे जो है उस प्रतिशत को बहुत कम कर पाए। तो ये जो है आपने जाना होगा विभिन्नता जो है, जो भारत में अंतरराज्य विभिन्नता है वो कैसे है। जो बिहार और उड़ीसा के बारे में जाना हमने, वहीं 20 राज्यों में 20% से भी कम है, और कुछ राज्यों ने बहुत तेजी से जो ये घटाई उनके बारे में जाना, और किन किन चीजों पे काम करने से यह हो सकता है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मानव संसाधन पे काम करना, उचित कृषि विकास और भूमि सुधार पे काम जो किया। इसी की वजह से ये जो राज्य हैं ये उभार पाए और कुछ राज्य जो है पीछे रह गए।
अब हम बात करेंगे वैश्विक निर्धनता, मतलब विश्व में कौन कौन से देश जो है निर्धनता से जूझ रहे हैं अभी भी, और कुछ कौन से ऐसे देश हैं जो निर्धनता रेखा से बहुत ऊपर हैं। तो यहाँ पे निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर जो बात की हुई है, जिसमें जो है 10% से, जो डार्क ब्लू है वो है 10% से भी नीचे, जैसे चाइना है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन जो है कुछ वर्ष पहले विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन थी किसी देश की, और वही जो है उसने पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हुए, उसने अपने युवा वर्ग का इस्तेमाल करते हुए, उन्हें स्किल सिखाते हुए इतनी सारी जो है उद्योग चलाए कि वो जो है अब आप देखेंगे कि जनसंख्या जो है उसकी 10% से भी कम है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। वहीं जो है रशिया भी, इसमें आप मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कनाडा, यूएसए, ये सभी जो देश हैं, ये इनके यहाँ जो जनसंख्या है बिलो पॉवर्टी लाइन लगभग 10% से भी कम है। पर वहीं जो है आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में लगभग सभी जो देश हैं वो जो है गरीबी से जूझ रहे हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है, ये भी, साथ साथ हमारे भारत और जो है दक्षिण पूर्वी एशिया यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी जो है गरीबी से जूझ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अब असमान वितरण, इसकी वितरण की बात करते हैं। 1980 के दशक में जो है वैश्विक गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट आई। यानी 1980 में विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो उसमें जो है गरीबी में गिरावट आई। कैसे? हमने जो डिसाइड किया विकासशील देशों में, वो $1 से अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है तो उसे हमने गरीबी रेखा से नीचे माना विश्व स्तर पर। 1990 में जो है जो 28% थी वो घटकर 2001 में 21% हो गई। तो गरीबी जो है जो 1990 में 28% थी विश्व स्तर पर, अब वो 21% रहेगी 2001 में। तो ये जो है गिरावट आई, पर असमान आई। असमान मतलब कुछ देशों में तो जो है ये गरीबी जो है बहुत तेजी से घटी, और कुछ देशों में जो है ये गरीबी जो है बल्कि या तो उसी स्तर पर रही या फिर बढ़ भी गई। अब बताएंगे कौन कौन से देश रहे ऐसे। जैसे चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया जो देश है, यहाँ पर तेजी से विकास हुआ, आर्थिक विकास किया, इन्होंने शिक्षा पे काम किया, अपने स्वास्थ्य पे काम किया, और निवेश के कारण इनमें देश में गरीबी में जो है भारी गिरावट आई। अब देखिए चाइना में हमने अभी आपको दिखाया था कि 10% से भी कम रहेगी। जो विश्व का है वो 21% है, और वहीं जो है चाइना की जो है 10% से भी कम है जनसंख्या जो गरीब है। और वहीं जो है भारत में देखें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं, वहां पर गरीबी में कमी तो आई, परंतु धीमी गति से कमी आ रही है। अब लैटिन अमेरिका के जो गरीबी अनुपात का जो लगभग स्थिर रहा, वो स्थिर रहा अनुपात, यानी लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो गरीबी का अनुपात रहा वो स्थिर रहा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आया ज्यादा। जबकि उप सहारा अफ्रीका में जो है गरीबी 1981 में जो कितनी थी, 41% थी, वो बढ़ गई, बल्कि 2001 में वो 46% हो गई। देखिए वही मैंने बताया ना आपको, कुछ जो है देशों में यह बढ़ी हुई, वो उप सहारा अफ्रीका रहा, जहां पे 41% थी पहले, वो 46% हो गई। तो विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में जो है नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत जैसे देशों में अभी भी जो है उनकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा क्या है, गरीबी में रहता है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं तो भारत में वो कम है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो भारत में बहुत बड़े जो जनसंख्या है वो जो है गरीबी रेखा से नीचे है। वही यहाँ पे बताया हुआ है कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश और नाइजीरिया भी ऐसे ही देश हैं। रूस जो कि पहले जो है समाजवादी देशों में गरीबी फिर से उभरी है। रूस जो है पहले वहां मान लिया गया था कि गरीबी जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, परंतु उसके बाद जो है यहाँ पर भी 2001 के बाद वो गरीबी में जो है एक तरीके से वो बढ़ने लगी, या जो है उसमें भी जो है प्रगति हुई। ये वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति हमने जानी, जिसमें हमने जाना कि कौन कौन से देश हैं जिनमें जो है गरीबी 10% से भी कम है। 1980 में जहां जो है 28% जो है विश्व स्तर पर जो है गरीबी थी, वो 2001 में 21% हो गई, यानी विश्व स्तर पर जो है गरीबी में कमी आई। परंतु कुछ देशों में यह जो है बहुत तेजी से गिरावट हुई, जैसे चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया देश, और कुछ देशों जैसे भारत, पाकिस्तान और नेपाल जैसे और बांग्लादेश जैसे देशों में उसमें जो है धीमी गति से जो है गरीबी घटी। और लैटिन अमेरिका में जो है वो अनुपात स्थिर रहा, वहीं उप सहारा में ये 41% से 46% हो गई। तो ये सभी जो है आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है गरीबी जो घट रही थी उसमें असमान वितरण रहा पूरे विश्व में। जैसे अभी हमने राज्य का पढ़ा था, अब ये हमने विभिन्न देशों का पढ़ा विश्व स्तर पर। अब निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान जो सरकारी रणनीति पर चर्चा करनी है। तो सरकार अब किस तरीके से जो है निर्धनता को खत्म करने के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, उस पर चर्चा करेंगे अब।
तो सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं लेके आती है। कौन कौन सी योजनाएं? जैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है सरकार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर आती है। आर्थिक विकास से तो देश का विकास होगा, और वहीं जो लक्षित जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो लेके आएगी, उससे क्या होगा कि वो जो स्पेसिफिक जो लोग गरीब हैं उनके लिए वो प्रोग्राम होते हैं, ताकि जो है गरीबी को पूरी तरीके से टारगेट करके खत्म किया जाए। अब आर्थिक विकास रोजगार और आय पैदा करने में मदद करता है, जबकि विशिष्ट जो कार्यक्रम होंगे वो गरीबों की जरूरतें पूरा करते हैं। सरकार के द्वारा कौन कौन से जो कार्यक्रम शुरू किए गए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1993 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMAY। ग्रामीण जो छोटे जो शहर थे उनमें शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जो है ये स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या करती है? ग्रामीण और छोटे जो शहर होते हैं उनमें शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करती है, यानी कि वो स्वयं रोजगार उत्पन्न कर सकें, इसके लिए जो है बढ़ावा देती है। वहीं 2000 में एक शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसमें क्या होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आश्रय, पेयजल और बिजली, ये जो बुनियादी जो सेवाएं हैं इसको बेहतर बनाना। कहां पर? ग्रामीण स्तर पर इन सभी को जो है बेहतर बनाने का कार्य किया जाता है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ताकि जो है उन लोगों को जो है बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी की जा सके और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। 2004 में कौन सी जो है शुरू की गई? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। अब काम के बदले अनाज क्यों दे रही है सरकार? ताकि वो एक जो भोजन की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। सरकार जो है अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कार्यक्रम होंगे, सरकारी कार्यक्रम या सरकार के जो काम होंगे, काम के बदले अनाज, हमने बात की थी लास्ट अधिकारों का क्षेत्र किस तरीके से बढ़ रहा है, उसी में हमने बात की थी कि काम के बदले जो है काम का जो अधिकार था उसकी बात की थी, और उसी में ही अब ये देख रहे हैं हम जो है काम के बदले अनाज। एक स्कीम आई 2004 में, जिसमें जो है जो सबसे पिछड़े जो जिले थे उनमें मजदूरी प्रदान करती है, रोजगार, तो मजदूरों को जो है रोजगार प्रदान करती है सरकार और उसके बदले अनाज प्रोवाइड करती है। 2005 में अब आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा में क्या होता है कि 100 दिन का रोजगार उपलब्ध किया जाता है सरकार के द्वारा। जो व्यक्ति हैं उनको 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, ताकि जो है एक बेसिक मिनिमम जो उनको रोजगार प्रदान किया जा सके और जिससे वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर जो है हमने वर्तमान सरकारी रणनीति क्या है उसमें बात की। तो लक्षित जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो सरकार ने चलाई, जिसमें 1993 में हमने प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। वहीं 2000 में जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि क्या करती है, स्वास्थ्य, आश्रय, पेयजल, जो बेसिक नीड्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी जो आवश्यकता है उनको प्रोवाइड करती है। वहीं 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज प्रोवाइड करना, और वहीं 2005 में नरेगा जो कि 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करती है। अब ये सभी कार्यक्रम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए ताकि जो है गरीबी निर्धनता का उन्मूलन किया जा सके। नेक्स्ट है मानव निर्धनता। आखिर मानव निर्धनता क्या है? देखिए, इसमें मानव निर्धनता जो है मानव के साथ जुड़ी है। तो यानी कि मानव जो है जो बेसिक चीजें पूरी नहीं कर पा रहा। एक व्यक्ति को जो है मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? एक व्यक्ति को शिक्षा मिले, सबसे पहले भोजन मिले, आवास मिले, ठीक है, स्वच्छ पेयजल मिले, और वो जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये जब, और वो नौकरी की जो है वो एक रोजगार प्राप्त कर सके। जब ये बेसिक चीजें एक मानव को नहीं मिलेंगी तो वो मानव निर्धनता कहलाती है। मानव निर्धनता क्या है? डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मानव निर्धनता या मानव गरीबी एक ऐसी अवधारणा है जो आय की कमी के रूप में गरीबी के सीमित दृष्टिकोण से परे है। कि आय की कमी ही नहीं यहाँ पर कि एक उसके पास जो है आय नहीं है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है तो इसलिए वो गरीब है, और भी सारी चीजें हैं। वो क्या है? यह किसी व्यक्ति के जीवन की उचित मानक को बनाए रखने के लिए, जैसे राजनीतिक तौर पर, यहाँ पे आर्थिक तौर पर देख रहे हैं, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक के भी इसमें काउंट होगा, तो उससे वो वंचित रह जाता है। उसे ही हम अब कैसे, जैसे वो निरक्षर रह जाए, नौकरी के अवसर नहीं मिले, उसे कमी रहे, उचित जो है स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलना, उसको स्वच्छता नहीं मिलना, इन सभी की जो कमी रहती है, और जाति और लिंग जो भेदभाव है आदि जो है सभी मानव गरीबी के घटक है। तो आप समझ रहे होंगे कि मानव गरीबी जो है सिर्फ आय से संबंधित नहीं है, सिर्फ पैसे से संबंधित नहीं है, उसमें जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों ही कारक आएंगे। इसमें जो है निरक्षरता भी आएगी, यानी शिक्षा से संबंधित, उसमें नौकरी के जो अवसर नहीं मिल रहे वो भी आएगा, उसमें जो है जाति और लिंग भेदभाव भी आएंगे, उसमें स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिलना और स्वच्छता, ये सभी आएंगे। उसे ही मानव निर्धनता कह रहे हैं। तो मानव निर्धनता आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं।
अब निर्धनों में भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्धनों में भी सबसे अधिक निर्धन कौन है? गरीबों में भी कौन सबसे अधिक गरीब है? अगर हम निर्धन परिवार को देखें तो निर्धन परिवार में जो एक मेल है वो उनके जो अगर कंपेरेटिवली जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके कंपेरेटिवली वो और ज्यादा निर्धन होते हैं, क्योंकि वो जो है वो जो जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूर्ति नहीं हो पाती, ना वो बता पाते फिर, तो वो उनमें भी निर्धन है, गरीबों में भी और ज्यादा गरीब है। तो गरीब परिवार में जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बालिकाएं, विशेषकर बालिकाओं की बात हो रही है यहाँ पर, गर्ल्स की बात हो रही है, और बुजुर्ग, इनको सबसे ज्यादा गरीब माना जाता है, क्योंकि उनके परिवार के लिए उपलब्ध संसाधनों तक समान पहुंच नहीं होती और उन्हें वंचित रखा जाता है। तो गरीब परिवारों में महिलाएं और जो बच्चियां हैं और जो बुजुर्ग हैं, ये जो है गरीबों में भी गरीब माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें जो है वो वंचित रह जाते हैं, परिवार के लिए जो उपलब्ध जो संसाधन उन तक भी उनकी पहुंच नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए निर्धनों में भी अगर सबसे अधिक निर्धन कौन है? महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनरेगा से रिलेटेड। तो मनरेगा जो स्कीम थी, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 यानी 2005 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए हम बात कर चुके हैं, इसमें 100 दिन का रोजगार सुलभ किया जाता है। पहले जो है ये 200 जिलों में लागू किया गया, उसके बाद ये 600 जिलों में लागू कर दिया गया। तो ये जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, 2005 में आया था ये। तो ये जो है और क्या क्या विशेषताएं वो देख लेते हैं। प्रतिवर्ष जो है आपको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, 200 जिलों में था, फिर 600 जिलों में जो है विस्तृत कर दिया गया। और इसमें 1/3 यानी 1/3 जो है वो जितना भी रोजगार अगर सरकार उपलब्ध कराएगी उसमें से 1/3 जो रेशो होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, यानी उस पर जो है उतनी जो रोजगार के अवसर होंगे उसमें से 1/3 महिलाएं ही कार्य करेंगी, तो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषता है। 100 दिन का रोजगार, 200 से फिर ये 600 जिला कर दिया गया, 1/3 जो है इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है रोजगार। ठीक है। 12th क्वेश्चन, उपभोग आधारित निर्धनता रेखा और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इनके बीच हमें अंतर बताना है। पॉवर्टी लाइन जो है और नेशनल जो है मल्टी डायमेंशनल, यानी मल्टी डायमेंशनल जो निर्धनता है, और उपभोग आधारित यानी कंजप्शन के बेस पे जो है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कंजप्शन पे जो बेस्ड होगा उसमें जो है सिर्फ खाने से रिलेटेड होगा, यानी आय और खर्चा कितना हो रहा है उससे रिलेटेड होगा, सिर्फ ये आर्थिक रूप से ही देख रहा है एक व्यक्ति को। और वहीं मल्टी डायमेंशनल जो होगा उसमें आय के साथ साथ और भी चीजें देखी जाएंगी। उसमें जो है 10 पॉइंट्स हैं टोटल, जिनके बेसिस पे जो है वो आकलन किया जाता है। उसमें जो है भोजन के साथ साथ जो है हमारी जीवन की जो दशाएं हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो वो जो है इसमें डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो है सिंगल डायमेंशनल है, वो मल्टी डायमेंशनल है। यहाँ पे आर्थिक तौर पे देख रहे हैं, वहां पर जो है अन्य जो पहलू हैं, यानी कि जो जीवन के जो दशाएं हैं उनको पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो उसमें जो है इसमें सिर्फ एक आय अगर उससे नीचे है तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गई। यहाँ पे अगर उन 10 पॉइंट्स में से अगर आप 1/3 में भी जो है प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी नीचे हैं, तो आपको जो है मल्टी डायमेंशनल में भी जो है पॉवर्टी लाइन में नीचे माना जाएगा, तब जाके। अब देखते हैं इसमें अगर बिंदु मापदंड क्या है, इसके मापदंड क्या है? उपभोग आधारित देख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, दोनों में अंतर। पहले मापदंड क्या क्या है दोनों के? इसमें आय और उपभोग यानी खर्च कितना कर रहे हैं और जो आय कितनी है उससे इसकी निर्धनता नापी जाती है। वहीं जो है आप राष्ट्रीय बहुआयामी जो निर्धनता सूचकांक है, वहां पे स्वास्थ्य को भी देखा जा रहा है, वहां पे जो है शिक्षा को भी देखा जा रहा है, जीवन स्तर को भी देखा जा रहा है। तो इन कई संकेतों के आधार पर जो है तब निर्धनता नापी जाती है। वहीं जो है अगर दृष्टिकोण देखें तो ये एक आयाम को देख रहे हैं, यानी एक आयात्मक है, एक आयाम को ही देखा जा रहा है, जिसमें जो है आपकी आय को देखा जा रहा है। वहीं है बहुत सारे समग्र दृष्टिकोण है, यहाँ पर जो है शिक्षा को देखा जा रहा है, स्वास्थ्य को देखा जा रहा है, आपकी जीवन की दशाओं को देखा जा रहा है, वो सब भी देखा जा रहा है। तो ये जो है मल्टी डायमेंशनल हो गया। उदाहरण क्या है? यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति आय की बात करें, अगर भोग में देखें तो 32 रुपए अगर शहर में और 27 रुपए ग्रामीण में अगर कोई व्यक्ति खर्च इससे कम खर्च करता है तो गरीब मान लिया जाता है। वहीं जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में देखें तो यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कम से कम 1/3, यहाँ पे हमने बात करेंगे 1/3, इनमें जो है 1/3 से भी अधिक वंचित
होता है तो उसे जो है बहुआयामी निर्धनता यानी बहुआयामी निर्धन माना जाएगा। डाटा कौन इसका रखता है? अगर डाटा स्रोत की बात करें तो यहाँ पे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO देखता है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना। तो ये जो है यहाँ पे NFSH देख रहा है, यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, और यहाँ पर NSSO। तो कौन डाटा कलेक्ट कर रहा है ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब सीमाएं क्या है दोनों की, इसकी सीमा आपको वैसे डायरेक्ट क्लियर हो रही होगी। ये सिर्फ आर्थिक आयाम को देख रहा है, यहाँ पर जो है पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी, क्योंकि वो सिर्फ आर्थिक आयाम पर ही केंद्रित है। यहाँ पर जो है गरीबी के अनेक पहलुओं को उजागर करता है, जैसे पोषण, स्वच्छता, स्कूल में उपस्थिति, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे पहलुओं को देख के तब किया जा रहा है, निर्धनता को चेक किया जा रहा है, निर्धनता सूचकांक तब बनाया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ आय और उपभोग के आधार पर किया जा रहा है। तो आपको क्लियर हुआ होगा इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं। मापदंड के आधार पर इसमें आय को देख रखा है, और इसमें जो है कितना खर्चा कर रहे हैं, इसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। वहीं दृष्टिकोण में एक आयामात्मक है और ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी समग्र दृष्टिकोण है। उदाहरण इसमें 32 रुपए शहर में और 27 रुपए ग्रामीण, अगर इससे कम कोई व्यक्ति की आय है तो गरीबी रेखा से। यहाँ पर जो है हम स्वास्थ्य भी देख रहे हैं, शिक्षा भी देख रहे हैं और जीवन स्तर, उनके भी अगर उनमें 1/3 से अधिक जो है वंचित है तो उसे गरीब माना जाएगा। यहाँ पे NSSO इसका डाटा कर रही है और यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण देख रहा है। यहाँ पर जो है सीमाएं क्या है, सीमाएं यहाँ पर जो है ये सिर्फ आर्थिक आय को पे ही फोकस कर रहा है और यहाँ पर ये अन्य चीजों पर भी फोकस कर रहा है। तो ये इसके डिफरेंसेस थे किसके, उपभोग आधारित निर्धनता रेखा के, और ये राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। नेक्स्ट है अब जो बहुआयामी निर्धनता जो देखा, उसका आकलन के लिए प्रयुक्त जो सूचक हैं उनकी सूची बनानी है आपको, उसकी लिस्ट बनानी है। जो यानी मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी के लिए जो आकलन कर रहे थे उनकी सूची बनानी है। देखिए हमने बात की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और जो हमारी जो परिस्थिति हैं जीवन में उनसे संबंधित था। टोटल कितने होते हैं इसमें? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स पे फोकस होता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? बहुआयामी निर्धनता, जो बहुआयामी गरीबी के सूचकांक के लिए जो है सूची बनानी है हमें। 3 मुख्य आयाम है जिसके, 3 मुख्य आयाम कौन से हैं? जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में पोषण आ जाता है, कोई व्यक्ति कुपोषित है या परिवार में कोई अन्य सदस्य कुपोषित है तो ये आ गया। बाल मृत्यु दर, यानी कि परिवार में पिछले 5 वर्षों में किसी बच्चे की तो मृत्यु नहीं हुई है, बच्चे की मृत्यु से यहाँ पे क्या आशय रहेगा? बच्चे की मृत्यु से आशय रहेगा कि वो जो है परिवार गरीब है, क्योंकि वो बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाया, इसलिए बच्चे की मृत्यु हुई। वहीं जो है कुपोषित की बात करें तो कुपोषित यानी कि पोषण ही नहीं मिल रहा है बच्चे को, इसकी वजह से मृत्यु हुई है, तो ये भी गरीबी को, ये यानी कि आपके स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है कि स्वास्थ्य पे जो है खर्चा कर पा रहा है घर, और उसे स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहा है, तो उसके बेसिस पे निर्धनता का आकलन किया जा रहा है। वहीं शिक्षा में देखें, स्वास्थ्य में 2 पॉइंट्स हैं और शिक्षा में इस तरीके से 2 पॉइंट्स मिलेंगे। शिक्षा के वर्ष, यानी कि परिवार को कोई वयस्क सदस्य 6 वर्ष या उससे अधिक का शैक्षिक वर्ष प्राप्त ना कर पाए हो, यानी स्कूली शिक्षा उसने प्राप्त की है या नहीं है परिवार के सदस्य ने, उसके बारे में बात की। और उपस्थिति की बात करें कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु वर्ग का कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके घर में, तो वो स्कूल जाता है या नहीं जाता है, उसके बारे में भी देखा जाएगा। तो ये शिक्षा से संबंधित हो गए, पहला स्वास्थ्य से फिर शिक्षा से संबंधित हुआ। अब क्या हुआ आगे, जो है 4 पॉइंट्स पहले हो चुके हैं, अब ये जो है आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट्स आपको यहाँ देखेंगे। टोटल कितने पॉइंट्स हैं? टोटल 10 पॉइंट्स हैं इसमें। तो अब जीवन स्तर, यानी जीवन का स्तर से संबंधित हैं सारे। खाना पकाने के लिए ईंधन कौन सा प्रयोग किया जाता है? खाना पकाने के लिए ईंधन जो है लकड़ी यूज की जा रही है, गोबर यूज करी जा रही है, SOH ईंधन का प्रयोग होता है, या फिर जो है गैस का प्रयोग हो रहा है, किस तरीके की चीजें प्रयोग की जा रही हैं इस पर डिपेंड करेगा। फिर साफ सफाई से रिलेटेड की बात करें कि शौचालय हैं घर में या फिर अभी भी जो है वो बाहर जाते हैं शौचालय के लिए, और साझा शौचालय है या फिर जो निजी शौचालय है उनके घर में है, या फिर पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं। तो पीने के पानी से रिलेटेड बात करेंगे कि सुरक्षित पानी है, साफ पानी है, वो उसकी पहुंच है या नहीं, या फिर पानी के लिए 30 मिनट से अधिक समय लग सकता है, ये उन्हें जो है पानी दूर से भर के लेकर आना होता है कि ये हुआ। फिर बिजली, उनके घर में बिजली की सुविधा है या नहीं है, ये भी पॉइंट आएगा। फिर मकान का जो सामान है या फर्श है वो किसका बना है, मिट्टी का बना है, गोबर का बना है, रेत का बना है, या कच्चे मकान का प्रयोग हो रहा है, ये सब भी डिसाइड करेगा कि उनका जीवन स्तर कैसा है। और फिर संपत्ति,
कि परिवार के पास रेडियो है क्या, टीवी है क्या, टेलीफोन है क्या, साइकिल, मोटर बाइक, कार, इनमें से कोई संपत्ति है या नहीं है। तो ये डिसाइड करेगा कि क्या जो है उनका जीवन स्तर है। तो ये जीवन स्तर के 6 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स आपने स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित पढ़े, तो ये टोटल जो है कुल संकेतक 10 हैं। तो भारत में बहुवैज्ञानिक निर्धनता का सबसे सारांश जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने किया था कि आंकड़ों पर आधारित यदि परिवार इन सूचकों में से कम 1/3 यानी 30% पर निवेश पाया जाता है तो उसे निर्धन माना जाता है। तो 1/3 से अगर 33% पे है वो कोई परिवार तो उसे निर्धन माना जाएगा। अगर उससे ज्यादा अच्छा निवेश कर रहा है, उससे ज्यादा इन सब चीजों में जो है जितनी से ज्यादा चीजें पाई जाएंगी, जितनी ज्यादा चीजें इनमें से कम होंगी, यानी कि घर में बिजली की सुविधा होगी, स्वच्छ पानी होगा, शौचालय उनके पास होगा, ईंधन जो है अगर वो एलपीजी गैस का प्रयोग करें, या फिर इनके पास ये जो है इनमें से कुछ भी जो सामान हो, या फिर उनका जो फर्श है वो किस तरीके का है, ये सब चीजें देखने के बाद ये 10 जो आकलन के लिए जो है सूचक बनाए गए हैं, इनको देखने के पश्चात जो है ये मल्टी डायमेंशनल जो आकलन है ये पूरा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुआयामी निर्धनता आकलन के लिए जो है भारत में कितने जो है सूचक हैं, 10 सूचक हैं। वो 10 सूचक के बारे में आपके 2 जो है स्वास्थ्य से संबंधित, 2 शिक्षा से संबंधित और जीवन स्तर से संबंधित 6 हो गए। तो ये सभी जो है आपको याद रखने हैं। अब यहीं पर ही जो है हमारी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इंस्टा पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।